नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस में जिस तरह का कॉरपोरेट जिहाद चल रहा था और उस पर जो खुलासा हुआ है उससे पूरे देश में हड़कंप है। और अब अलग अलग जगह से भी ये खबरें आ रही हैं कि ये टीसीएस की कहानी कोई अकेली नहीं है। कॉरपोरेट ग्रुप में, अलग अलग कॉरपोरेट ग्रुप में ये जो जिहादी नेटवर्क है वो फैला हुआ है और वो हिंदू महिलाओं को उसी तरह से टारगेट कर रहा है जैसे कि टीसीएस में इस जिहादी ग्रुप ने वहां की महिलाओं को टारगेट किया, उनके ऊपर धर्म बदलने का दबाव डाला, नमाज पढ़ने का दबाव डाला, बीफ खाने का दबाव डाला। तो ये टीसीएस की जो कहानी है वो अपने आप में अकेली नहीं है, ऐसी जानकारी आ रही है। खैर, उस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये जो टीसीएस में जो कॉरपोरेट जिहाद का मामला सामने आया है उसके बारे में रोज रोज नई जानकारियां आ रही हैं और उसके बारे में लोग अब खुल करके बात कर रहे हैं। नई नई जानकारियां आ रही हैं, नए नए लोग, लड़कियां बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं क्योंकि अब उनको हिम्मत मिल गया है ना। ये चीज वहां लंबे समय से, लगभग 4 साल से ये चीज चल रही थी वहां पे, जिसकी जानकारी है। और अब ये जो लड़कियां हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं और कह रही हैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई नई चीज है वहां पे। और अब जो जानकारी आ रही है वो आपको डरा देगी, क्योंकि किन लड़कियों को टारगेट किया जाता था? ऐसी लड़कियों को जो आर्थिक स्थिति से, आर्थिक रूप से जो कमजोर हुआ करती थी। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को वहां टारगेट किया जाता था, उनके धर्म को टारगेट किया जाता था, उस पर भद्दे कमेंट्स किए जाते थे। और जब वो लड़कियां एचआर मैनेजर के पास जाती थीं और अपनी बात रखती थीं, जब वो कहती थी कि ये भाई एक तरह से रेडिकलाइजेशन है, कट्टरता है ये, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो आंख बंद कर लेती थी। ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है ये अपने आप में कितना शर्मनाक है, ये सोचिए। देश की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप, उसकी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या ये सब कुछ बिना जो टॉप लीडरशिप की जानकारी के हो सकता है? और जो लोग टॉप में बैठे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? उनकी जिम्मेवारी तो सबसे ज्यादा बनती है। अब देखिए, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे बड़ा स्पष्ट है, जो जानकारी जांच से सामने आ रही है, कि ये दरअसल इसमें जो 6 लोग थे और एक जो निदा खान अभी गायब है, वो जो एचआर मैनेजर थी, एचआर की हेड थी, ये जो लोग अक्यूज थे, जो टीम लीडर्स थे, ये ट्रेनिंग टीम के हिस्सा थे। और जो नए ज्वाइनीज वहां पे होते थे, जो नई भर्तियां होती थी, जिन लड़कियों की नई भर्ती होती थी, उसके बारे में वो पूरी जानकारी रखते थे। और वो अपने टारगेट कैसे सेट करते थे, इसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नेटवर्क कितना दिमाग लगाता है और किस तरह से चुन चुन करके वहां पे लड़कियों को टारगेट करता है। अब उनके टारगेट पे कौन से लोग थे? वो जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, या ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके फैमिली इश्यूज हैं, जिनके परिवार में कोई कलह है। देखिए, घर में कलह होना कोई बड़ी चीज नहीं है। शादीशुदा फैमिली है, अगर लड़की है, हस्बैंड के साथ इश्यूज हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। या फिर ऐसी लड़कियां जिनको पैसे की जरूरत है, मतलब जो किसी न किसी तरह से कोई क्राइसिस फेस कर रही हैं, जिनके जीवन में कोई ना कोई क्राइसिस है, ऐसी लड़कियों को ये नेटवर्क टारगेट करता था। जो जांच चल रही है उसमें ये सारी जानकारी निकल के सामने आई है। अच्छा देखिए, ट्रेनिंग पीरियड में ये क्या करते थे कि अब इन लड़कियों को जब टारगेट करते थे तो फिर उनके जो देवी देवता हैं, जो हिंदू लड़कियां वहां पे, उनके जो देवी देवता हैं, उनके बारे में वो डेरोगेटरी रिमार्क्स करेंगे, अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे उनके बारे में। और जाहिर है, कोई भी शख्स है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर उसके भगवान के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी होगी तो वो एचआर मैनेजर के पास जाएंगे। और एचआर मैनेजर यहाँ पे कौन है? निदा खान। ये वही निदा खान है जो गायब है, फरार है। अच्छा, वो क्या करेगी आपको पता है? वो उनको समझाएगी, बहलाएगी, फुसलाएगी, उनका ट्रस्ट जीतेगी और एक तरह से मामले को रफा दफा करेगी। ये निदा खान का काम था। अच्छा, फिर ये जो टारगेट्स थी, ये जो लड़कियां थी, उनको इस कदर प्रताड़ित किया जाता था, उनको इतना इन्फ्लुएंस किया जाता था, उन पे ये दबाव होता था कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जिस तरह से वो कपड़े पहनती हैं उसको वो चेंज करें। और एक लड़की को तो इतना इन लोगों ने प्रताड़ित किया, इतना दबाव बनाया कि वो अपने घर में जाकर के लड़ना उसने शुरू कर दिया कि नहीं भी हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे।
और उसने अपने घर से जितने भी हिंदू देवी देवता थे उसके कमरे में जो फोटो लगी हुई थी सबको हटा दिया। सोचिए किस तरह का ब्रेन वॉश ये लोग कर रहे थे। ये याद दिलाता है आईसिस मॉडल का। आईसिस का जो मॉडल हुआ करता था वो यही करता था, लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश करता था। और आपको याद होगा जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स को कन्वर्ट करके जो आतंकी बनते थे वो तो और भी ज्यादा रेडिकल हुआ करते थे। रेडिकलाइजेशन का आलम यह था कि वो लोग सबसे ज्यादा हत्याएं करते थे और अपने आप को बम से उड़ा लेते थे, सुसाइड बॉम्बर बन जाते थे। कुछ इसी तरह का ब्रेन वॉश यहां पे टीसीएस में, नासिक में ये हो रहा था। अब देखिए जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कौन कौन से नाम है। आसिफ अंसारी है, शाफी शेख है, शाहरुख कुरैशी है, राजा मेनन है, तौसीफ अत्तार है, मतलब तमाम ऐसे लोग हैं, ये सारे नाम हैं। और ये मास्टरमाइंड निदा खान, भाई देखिए एफआईआर में नाम आने के बाद से निदा खान फरार है और उसके रोल को लेकर के तो अजीबोगरीब जानकारियां सामने आ रही हैं और दावे सामने आ रहे हैं। वो इन पीड़ितों पे, वो इन लड़कियों पे दबाव बनाती थी, धार्मिक परिवर्तन करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाती थी। और ये जो नेटवर्क था, ये जो जिहादी नेटवर्क था, उसको सपोर्ट करने में इस निदा खान का बहुत बड़ा हाथ था। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी बल्कि वो उस ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर थी और वो खुद इस तरह से फाइनेंशियली वीक, जो आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां थी, उसको निशाना बनाने में वो इस ग्रुप का मदद करती थी। अब पुलिस का ये कहना है कि उसने ये जितने भी आरोपी टीम लीडर्स हैं न केवल उनका साथ दिया बल्कि कई मामले में उनकी ये जो जातियां थीं उनको आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। अच्छा, वो क्या करती थी? वो इन पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों के पालन के लिए दबाव डालती थी। अब कई महिलाओं का, ये हिंदू महिलाओं का आरोप है कि निदा खान ने उन्हें नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने और धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया। ये सब चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, आरोप लग रहा है। और हर रोज अभी फिर से 3 लड़की और सामने आई है और उसने कहा है कि हाँ भाई ऐसा होता था। तो निदा खान तो अभी गायब है और वो इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक थी। अब देखिए जांच में यह भी सामने आया है कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाती थी निदा खान, जिसमें जितने भी टीम लीडर्स थे और ये निदा खान थी आपस में बातचीत करते थे कि भी कैसे किसको टारगेट किया जाए और कैसे उसको प्रभावित किया जाए, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया जाए। जब ये चीज उजागर हो गई तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट थी उन सबों को डिलीट कर दी गई है। पुलिस का यह कहना है कि उसमें से कई चैट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए व्हाट्सएप से अगर कोई चैट आप डिलीट कर देते हैं तो उसकी रिकवरी भी हो सकती है, फॉरेंसिक टीम उसकी रिकवरी कर सकती है और उसकी रिकवरी में पुलिस जुटी हुई है। ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट को डिलीट करके वो बच जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी आजकल इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो बचने वाले नहीं है। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, ये जो जांच चल रही है उसमें फॉरेन लिंक होने के भी सबूत मिल रहे हैं। ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि इस पूरे नेटवर्क में एक विदेशी एंगल भी है, विदेशी लिंक भी है। अब देखिए आपको पता होगा कि पुलिस ने क्या किया, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने महिला कांस्टेबल्स को वहां पे भेजा। और कैसे भेजा? वहां पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो थर्ड पार्टी होते हैं नॉर्मली, उनको उस भेष में वहां पे भेजा। कुछ पुरुष भी वहां रहते थे। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है कि इस पूरे नेटवर्क में एक व्यक्ति है जिसका नाम है इमरान। और जो खबरें आ रही हैं, ये व्हाट्सएप जो बातचीत होती थी उसमें एक व्यक्ति की चर्चा है, उसका नाम है इमरान। और उसके बारे में यह कहा जा रहा है, जांच में यह बात निकल के सामने आई है कि उसका संबंध मलेशिया से है। इमरान का संबंध मलेशिया से है, मतलब कि जो पूरा जिहादी जो नेटवर्क है इसमें एक मलेशिया का भी एंगल है। आप समझिए इसमें एक विदेशी लिंक भी हो सकता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया है तो एनआईए आमतौर पे उन्हीं घटनाओं की जांच करती है जिसमें कि एक टेरर एंगल होता है और फॉरेन टेरर जो मॉड्यूल्स हैं उनके होने की भी संभावना हो सकती है। या जिस इमरान की चर्चा मीडिया में हो रही है कि इसका संबंध मलेशिया से है, तो उससे यह पता चलता है कि इसमें एक विदेशी एंगल भी है। अच्छा, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो एक प्रीचर है, मतलब वो मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति है। आप मान के चलिए मौलवी है, ऐसा आप कह लीजिए, मौलवी है, मौलाना है, जो धर्म को बढ़ाने के लिए स्पीच देता है। वीडियो कॉल के थ्रू वो अपनी बातें आगे बढ़ाता था और लोगों को ब्रेन वॉश करता था और वो लोगों को समझाता था कि विदेशों में क्या अपॉर्चुनिटी है, वहां पे हाई पेइंग जॉब से ज्यादा पैसा मिलेगा, बेटर लाइफस्टाइल है। और इन सबों के लिए क्या करना होता था?
धर्म बदलिए, आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये पूरा जो विदेशी लिंक है इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बुधवार को यह घोषणा की है कि उसने महाराष्ट्र के इस टीसीएस मामले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है और यह कमेटी 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह कमेटी 17 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करेगी और इस कमेटी में कई हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस साधना जाधव हैं, हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं बीके सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं मोनिका अरोड़ा और एनसीडब्ल्यू की सीनियर कोऑर्डिनेटर लीला बाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव ये कमेटी है, वो वहां पे दौरा करेगी और देखेगी कि क्या है इसमें। तो आप समझिए ये पूरी जो जांच चल रही है, वहां एसआईटी मुंबई की वो जांच कर रही है, एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है और अब ये जो कमेटी जाएगी वहां पे जांच करेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा और इसके तह में जाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये तो एक मॉड्यूल का आपको पता चला है, नासिक ऑफिस में ये होता था। मैं आपको बता दूं टाटा ग्रुप के ऊपर वैसे बहुत सारे आरोप हैं कि ये अति वामपंथी लोगों को सपोर्ट करती है, मॉनेटरी हेल्प करती है। टिस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसको आप देख लीजिए, उसके ऊपर अति वामपंथी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का आरोप है। ऐसे तमाम आरोप हैं टाटा ग्रुप के ऊपर। तो इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, तह में जाने की जरूरत है और जब तक इसकी तह में नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे ही घटना आई है उसके बाद गुड़गांव में कुछ ऐसे ऑफिसेज से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये चीज सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं है। गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं जहां पे कि इसी तरह की चीज हो रही है। अभी चूंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है इसलिए खुल करके कुछ बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन लोगों की जुबान खुल रही है। इससे लोगों को, आपको याद होगा एक मी टू मूवमेंट चला था, जहां महिलाओं ने बताना शुरू किया कि कैसे उनके बॉसेज ने उनके साथ जुल्म किया है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। एक ने कहना शुरू किया, उसके बाद देखिए एक लंबी लाइन लग गई जिन लोगों ने अपनी बात कही। तो जैसे ही टीसीएस नासिक से ये घटना सामने आई है, उसके बाद दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज से भी इस तरह की घटनाओं की पुष्टि हो रही है और आरोप लग रहे हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद अभी एक जो नई जानकारी है, एक महिला ने वहां पे, इसमें जो एक अभियुक्त है दानिश शेख, उसके बारे में जो बात बताई है वो तो लोमहर्षक है। किस तरह से कॉलेज के दिनों से उसकी जान पहचान थी, उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसको नौकरी का झांसा दिया, नौकरी भी दिलवाया और उसके बाद उसने उस पर किस तरह से दबाव डाला, ये दानिश शेख के बारे में। और अब इसी रिलेशनशिप को ढाल बना करके जो अभियुक्त पकड़ा गया, उसकी पत्नी ये कह रही है कि ये इन दोनों के बीच का मामला था और बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए किस तरह से लीपापोती का काम यहाँ पे चल रहा है। और कुछ जो पत्रकार हैं जो बड़े सीनियर है वो भी कह रहे हैं कि यार इसको भी देखना चाहिए। भाई इन्वेस्टिगेशन इतना डीप हुआ है, साक्ष्य इस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं कि इस तरह से एक दो रिलेशनशिप को लेकर के आप इस मामले पे लीपापोती नहीं कर सकते। सबूत बड़े ही अकाट्य हैं और सरकार को इस मामले में तह तक जाना पड़ेगा और जो भी दोषी हैं उन पे तो कार्रवाई होगी ही। जो पूरा नेटवर्क है, जिसमें देखिए खबर आ रही है कि मलेशिया का एक प्रीचर, एक मौलाना इसमें शामिल है। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसके तह में नरेंद्र मोदी सरकार को जाने की जरूरत है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को भी जाने की जरूरत है। दोनों सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसमें रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। और चाहे जितने भी इस सेकुलर लिबरल गैंग और राहुल गैंग है जो अब दबी जुबान से कह रहा है, आपने देखा होगा एक महिला पत्रकार ने कहा कि अब पढ़े लिखे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई वही तो पढ़े लिखे मुसलमान थे जिन्होंने कि दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसमें जो डॉक्टर क्या था वो भी तो पढ़ा लिखा ही था। तो अब जिस तरह से इसकी लीपापोती हो रही है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं वो वैसे ही है जैसे कि दिल्ली बम ब्लास्ट में सामने आए थे। तो इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और आप मान के चलिए कि मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस बारे में डिसाइसिव एक्शन लेगी, निर्णायक एक्शन लेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।